नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को। गाजियाबाद के कौसाम्बी से गिरफ्तार 6 आतंकियों में से एक के औरैया का होने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बताए गए पते पर पुलिस पहुंची, लेकिन उस नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं मिला। आसपास के लोगों से पूछने के बाद पता चला कि गिरफ्तार आरोपी संभवतः किसी दूसरे मोहल्ले का रहने वाला है। अब पुलिस नाम के आधार पर उसकी सही पहचान और ठिकाने की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पूछताछ में आतंकी हमलों की साजिश से जुड़े कई अहम खुलासे होने की बात सामने आई है। आरोपियों पर रेलवे स्टेशनों और अन्य संवेदनशील स्थानों की फोटो, वीडियो और लोकेशन भेजने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर करीब 6 महीने पहले सुहेल ने सोलर बेस्ड कैमरा लगाया था। जानकारी के मुताबिक फोटो और वीडियो भेजने के लिए आरोपियों को 5 से 20 हजार रुपए तक मिलते थे। एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ईरान के बुसहर बंदरगाह पर तैनात देवरिया जिले के एक युवक से पिछले 17 दिनों से संपर्क नहीं हो पाने से परिवार बेहद चिंतित है। बरहज क्षेत्र के बरेजी गांव निवासी 27 वर्षीय नीतीश राजभर, जो इलियास शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के हसन नास्ट नामक पोत पर फीडर के पद पर कार्यरत हैं। उनसे घर वालों की आखिरी बार 26 फरवरी को बातचीत हुई थी। परिजनों के अनुसार 28 फरवरी के बाद क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनने और ईरान पर हमलों की खबर आने के बाद नीतीश का फोन बंद है और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। नीतीश के पिता अच्छे लाल राजभर ने विदेश मंत्रालय से बेटे की तलाश कर सुरक्षित होने की जानकारी दिलाने की मांग की है। उनकी पुत्री सुमन भी काफी चिंतित है, जबकि परिवार में 1.5 वर्ष की एक बेटी भी है। वहीं मऊ जिले के चक्की मूसादेही गांव निवासी बबलू चौहान भी ईरान में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। एडीएम प्रशासन प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। गौरी बाजार के खैरा बनुआ गांव में छत के रास्ते घर में घुसकर 60 लाख रुपयों के सोने चांदी के आभूषण चोरी होने के मामले में पुलिस जांच में नया मोड़ आ गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच और परिवार के सदस्यों से पूछताछ के बाद पुलिस को प्रथम दृष्टया आपसी विवाद की आशंका लग रही है। पुलिस के अनुसार जांच में अभी तक करीब 1 से 1.25 लाख रुपए के आभूषण ही गायब होने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक धनंजय राय की बहन की शादी 10 मार्च को गोरखपुर के फॉरेस्ट क्लब में थी। पूरा परिवार शादी में शामिल होने गया था। 11 मार्च को घर लौटने पर अलमारी टूटी मिली और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी में किसी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही नहीं दिखने से घर के ही किसी सदस्य की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से जनपद के करीब 53,000 किसान एक बार फिर वंचित रह गए हैं। इन किसानों को 20वीं किस्त मिल चुकी थी, लेकिन 21वीं किस्त नहीं आने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। 13 मार्च को जिले के 4,39,601 किसानों के खाते में 22वीं किस्त भेजी गई, जबकि 21वीं किस्त से वंचित रहे 52,782 किसानों को इस बार भी लाभ नहीं मिल पाया। विभागीय जानकारी के अनुसार मृतक किसान विरासत से जुड़े मामले, पिता पुत्र या पति पत्नी द्वारा एक साथ लाभ लेना, आधार लिंक न होना और नाबालिग खातों जैसी वजहों से किस्त अटक गई। कृषि विभाग ने ऐसे किसानों को ऑनलाइन मिसिंग आवेदन करने का निर्देश दिया था, लेकिन 3 माह में केवल 2000 किसान ही आवेदन कर सके। सर्वर की समस्या के कारण भी कई किसान आवेदन नहीं कर पाए। उप कृषि निदेशक कार्यालय में रोज बड़ी संख्या में किसान शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने किसानों से सहज जन सेवा केंद्र पर आवेदन कराकर सत्यापन कराने की बात की है, ताकि नियमानुसार किस्त की राशि मिल सके। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में
PICU वार्ड में शॉर्ट सर्किट से दीवार पर लगे वॉल फैन में अचानक आग लगने से आफरा ताफरी मच गई। घटना दिन में करीब 11:45 पर हुई, जब वार्ड में भर्ती बच्चों के तीमारदारों ने पंखे से धुएं और आग निकलते देख शोर मचाया। सूचना मिलते ही स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत बिजली की आपूर्ति बंद कर अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया। एहतियात के तौर पर वार्ड में भर्ती 5 बेड पर मौजूद कुल 8 मरीजों को दूसरे PICU वार्ड में HDU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मौके पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल, CMS डॉक्टर HK मिश्रा और बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर इकबाल अहमद ने स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद वार्ड की सफाई कर सभी बेड बाहर निकाल दिए गए। इस घटना को लेकर PICU वार्ड में आफरा तफरी का माहौल रहा। देवरिया के बघौसगाड़ थाना क्षेत्र के कोयरीपट्टी गांव में ससुर की हत्या के मामले में अदालत ने दामाद को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश STF 2 जगन्नाथ की अदालत ने आरोपी गोवर्धन राजभर को IPC की धारा 323 के तहत 6 माह की अतिरिक्त सजा और 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। यह घटना 12 दिसंबर 2020 को हुई थी। पति पत्नी के विवाद को सुलझाने पहुंचे ससुर सुखारी राजभर पर आरोपी ने कुदाल से सिर पर हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे नागेंद्र राजभर भी घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 13 दिसंबर 2020 को सुखारी राजभर की मौत हो गई। मामले में आरोपी की पत्नी ने अदालत में अहम गवाही दी, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। देवरिया के गौरी बाजार स्थित चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज देवगांव में जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जयपुर की संस्था के सहयोग से दिव्यांगजन व वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में कुल 98 उपकरण बांटे गए, जिनमें ट्राईसाइकिल, बैसाखी, छड़ी, वॉकिंग स्टिक और कृत्रिम हाथ पैर शामिल हैं। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धनेन्द्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी तथा अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया कि दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 17 और 18 मार्च 2026 को फिर से शिविर लगाया जाएगा। शिविर में पात्र लोगों का चिन्हांकन कर उपकरण वितरित किए जाएंगे और जिनके हाथ व पैर कटे हैं उन्हें मौके पर ही कृत्रिम अंग लगाने की सुविधा भी दी जाएगी। देवरिया और रुद्रपुर मार्ग पर अनुश्री उत्सव स्थल के पास प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग का मामला पकड़ा। कार्रवाई के दौरान मौके से 3 घरेलू गैस सिलेंडर, पाइप और कटिंग नोजल बरामद किए गए। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आलोक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूर्ति निरीक्षक सनी देवल और गौरव शुक्ला की टीम ने जांच की। जांच में पाया गया कि अच्छेबर पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष प्रसाद पुराने वाहनों के पार्ट्स की कटिंग के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडेन के 2 और 1 अन्य घरेलू सिलेंडर गैस बरामद हुए। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के अनुमोदन के बाद आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली पुलिस को पत्र भेजा गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मीडिया में जबरन ब्लड निकलवाने की खबर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच की। जांच के दौरान संबंधित लोगों का CDR भी खंगाला गया, जिसमें पता चला कि कुछ युवकों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार उसी विवादित समूह के एक पक्ष ने अफवाह फैलाई थी कि जबरदस्ती ब्लड निकालने का धंधा भी किया जा रहा है। हालांकि जांच में यह बात सामने आई कि संबंधित युवक स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करने के लिए आए थे। फिर भी पूरी घटनाक्रम को देखते हुए ब्लड बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया को पत्र भेजकर
ब्लड बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और ऐसे नियम बनाने का अनुरोध किया गया है जिससे नाबालिग बच्चों द्वारा ब्लड डोनेट करने की स्थिति न बन सके। कुछ दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से ब्लड निकालने की बात प्रकाश में आई थी, जिसकी गहनता से जांच की गई तथा संबंधित लोगों का सीडीआर देखा गया तो पता चला कि लड़कों के 2 गुटों में मारपीट हुई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस ग्रुप के एक पक्ष द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि जबरदस्ती ब्लड निकालने का धंधा किया जा रहा है, किंतु जांच से पता चला कि उक्त लड़के स्वेच्छा से ब्लड देने गए थे। उक्त घटनाक्रम के तहत ब्लड बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया को भी पत्र लिखा गया है कि ब्लड बैंकों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए तथा ऐसे नियम बनाए जाए कि नाबालिग बच्चे ब्लड डोनेट न कर। महर्षि देवराह बाबा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के शल्य चिकित्सा विभाग में एक युवक के पेट का सफल ऑपरेशन कर करीब 7 सेंटीमीटर लंबा पथरी जैसा अपशिष्ट निकाला गया। मरीज शुभम जो 30 वर्ष के हैं, उनको पेट के दाहिने हिस्से में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता पाठक की ओपीडी में जांच के दौरान युवक के दाहिने यूरेटर में लगभग 7 सेंटीमीटर का बड़ा कैलकुलस पाया गया। इसके बड़े आकार और अपने आप निकलने की संभावना कम होने के कारण चिकित्सकों ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। स्पाइन एनेस्थीसिया के तहत ओपन यूरेटेरोलिथोटॉमी प्रक्रिया से पथरी को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। ऑपरेशन डॉक्टर श्वेता पाठक के नेतृत्व में किया गया, जिसमें डॉक्टर उर्वशी, सिस्टर सुमन, दीप और नेहा शामिल रहीं। एनेस्थीसिया टीम में डॉक्टर कृष्णा और डॉक्टर पवित्र ने सहयोग किया। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रजनी पटेल ने सफल सर्जरी के लिए पूरी टीम को बधाई दी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से देवरिया में शुरू होगा। इसके लिए जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अन्य जिले के कापियां मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंचने लगी हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन के लिए केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले में मूल्यांकन के लिए कुल 5 विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। इनमें शहर के 3 विद्यालयों में इंटरमीडिएट की कापियों का मूल्यांकन होगा, जबकि शहर के बाहर स्थित 2 विद्यालयों में हाई स्कूल की कापियां जांची जाएंगी। राजकीय इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड ने 89,100 उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन किया है। इसके मूल्यांकन के लिए 335 परीक्षक, 34 उप मुख्य परीक्षक और 17 अंकेक्षक तैनात किए गए हैं। वहीं बाबा राघव दास इंटर कॉलेज में 88,600 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 314 परीक्षक, 37 उप मुख्य परीक्षक और 19 अंकेक्षक लगाए गए हैं। इस बार पहली बार अंकेक्षकों की तैनाती सीधे यूपी बोर्ड स्तर से की गई है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।